भाग एक। सफेद झूठ की चादर। सुबह के 7 बजे थे। किचन से आती चाय की खुशबू और ताजी हवा के झोंके, सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले 4 सालों से होता आया था। आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें अखबार की खबरों पर नहीं, बल्कि सामने खड़ी अपनी पत्नी मीरा पर थी। मीरा बड़ी फुर्ती से नाश्ता पैक कर रही थी, लेकिन उसके हाथों की हल्की सी कप्पी और बार बार अपने फोन की स्क्रीन को पलटकर देखना आर्यन की नजरों से बच नहीं पा रहा था। आर्यन और मीरा की शादी को 4 साल हो चुके थे। बाहर से देखने वालों के लिए वे एक परफेक्ट कपल थे। अपना घर, अच्छी नौकरियां और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन आर्यन को पिछले कुछ महीनों से महसूस हो रहा था कि इस घर की दीवारों के बीच कुछ बदल गया है। मीरा के व्यवहार में एक अजीब सी जल्दबाजी आ गई थी। वो अब आर्यन से नजरें मिलाकर बात कम करती थी और अपने फोन को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहने लगी थी। आर्यन ने कभी उसका फोन चेक नहीं किया, कभी उस पर चिल्लाया नहीं और न ही कभी शक जताया। उसने बस एक चीज शुरू की, ऑब्जर्वेशन। आर्यन, आज मुझे ऑफिस से घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। वो सैंडविच को फॉयल पेपर में लपेट रही थी। आर्यन ने अखबार से अपनी नजरें हटाईं और शांति से पूछा, आज फिर मीटिंग है? मीरा एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, हां, अगले महीने जो बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है उसी की तैयारी चल रही है। बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार। आर्यन ने बस सिर हिला दिया और चाय का घूंट भरा। उसे पता था कि मीरा झूठ बोल रही है। उसे यह भी पता था कि उसका प्रोजेक्ट कल ही पूरा हो चुका है, क्योंकि वो उसी ऑफिस के एक दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले अपने दोस्त से कल रात ही बात कर चुका था। मीरा का यह झूठ कोई नया नहीं था। पिछले 2 हफ्तों से वो हर दूसरे दिन यही बहाना बना रही थी। आर्यन को ताज्जुब इस बात पर नहीं था कि वो झूठ बोल रही है, बल्कि इस बात पर था कि वो उसे कितनी सफाई से बोलने की कोशिश कर रही थी। आर्यन एक डेटा एनालिस्ट था। उसका काम ही पैटर्न पकड़ना था। उसने नोटिस किया कि जब मीरा झूठ बोलती है तो वो अपनी बाई कलाई की चूड़ी को बार बार घुमाती है। आज भी वो यही कर रही थी। वो उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मीरा किस चीज से भाग रही है या किस चीज की तरफ भाग रही है। नाश्ता करने के बाद मीरा जल्दी में तैयार होकर बाहर निकली। आर्यन बालकनी में खड़ा होकर उसे अपनी कार की तरफ जाते हुए देख रहा था। उसने देखा कि मीरा ने कार में बैठते ही सबसे पहले अपना फोन कान से लगाया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो पिछले कई दिनों से आर्यन के लिए गायब थी। आर्यन के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। न गुस्सा, न रोना, न चीखने की इच्छा। वो बस ये समझना चाहता था कि यह सिलसिला कहां तक जाएगा। उसे पता था कि सच कड़वा होने वाला है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो मीरा को बीच में नहीं टोकेगा। वो चाहता था कि मीरा खुद अपनी कहानी बुने, अपना जाल खुद तैयार करे। शाम को घर बिल्कुल शांत था। आर्यन ऑफिस से जल्दी आ गया था। उसने घर की लाइटें धीमी कर दी और डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा लेकर सोफे पर बैठ गया। वो अंधेरे में बैठकर उस खामोशी को महसूस कर रहा था जो मीरा के झूठ ने इस घर में पैदा कर दी थी। लगभग 9 बजे मीरा घर आई। वो थकी हुई दिख रही थी, या शायद थके होने का नाटक कर रही थी। उसने आते ही अपना बैग सोफे पर फेंका और आर्यन के पास आकर बैठ गई। बहुत काम था आज, मैं बहुत थक गई हूं, उसने आर्यन के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। आर्यन ने उसके बालों को हल्के से सहलाया। उसे उस परफ्यूम की खुशबू आई जो मीरा कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। वो खुशबू किसी पुरुष के डिओड्रेंट की थी। आर्यन का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का, लेकिन उसने अपनी सांसों पर काबू पा लिया। उसने मीरा से कुछ नहीं पूछा। उसने ये नहीं पूछा कि मीटिंग कहाँ थी। उसने ये नहीं पूछा कि उसके कपड़ों से ये महक क्यों आ रही है। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दिया है, खा लो और सो जाओ। मीरा ने उसे गौर से देखा। शायद वो ये भांपने की कोशिश कर रही थी
कि क्या आर्यन को कुछ शक हुआ है। लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे पद पाना मीरा के बस की बात नहीं थी। आर्यन की यही शांति मीरा के लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाली थी। वो अपनी पत्नी के हर कदम, हर शब्द और हर धोखे को एक डायरी की तरह अपने दिमाग में नोट कर रहा था। उसे पता था कि गिल्ट यानी ग्लानि का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। वो मीरा को इतना स्पेस देना चाहता था कि वो खुद अपने झूठ के नीचे दबने लगे। रात को जब मीरा सो गई, आर्यन उठकर अपनी स्टडी टेबल पर गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और एक फाइल चेक की। मीरा को लगा था कि उसने अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर दी है, लेकिन वो भूल गई थी कि घर का वाईफाई रूटर आर्यन के कंट्रोल में था। आर्यन के पास उन सभी वेबसाइट्स और लोकेशन का डेटा था जहां मीरा पिछले कुछ दिनों में गई थी। उसने स्क्रीन की रोशनी में मीरा के सोते हुए चेहरे को देखा। वो कितनी मासूम लग रही थी, जैसे उसने कभी कोई झूठ बोला ही ना हो। आर्यन मुस्कुराया और लैपटॉप बंद कर दिया। उसे किसी जल्दबाजी में बदला नहीं लेना था। वो तो बस सही समय का इंतजार कर रहा था जब वो मीरा के सामने आईना रखेगा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इस घर में अब दो लोग रह रहे थे, एक जो झूठ बोल रहा था और दूसरा जो उस झूठ को एक फिल्म की तरह देख रहा था। आर्यन ने अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बना लिया था। उसे पता था कि आने वाले दिन और भी मुश्किल होंगे, लेकिन वो तैयार था। वो देखना चाहता था कि मीरा अपने इस गिल्ट को कब तक संभाल पाती है। भाग एक का अंत इसी खामोश वादे के साथ हुआ कि खेल अभी शुरू हुआ है और बिसात आर्यन ने बिछाई है, भले ही मोहरे मीरा चल रही थी। भाग दो, रूह का सन्नाटा और बढ़ता फासला। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बेडरूम के पर्दे चीरकर अंदर आई, तो आर्यन पहले से ही जगा हुआ था। वो बस लेटा हुआ मीरा को देख रहा था, जो गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कितनी बेगुनाह है। लेकिन आर्यन जानता था कि यह सुकून उस राहत का है जो इंसान को अपना राज सुरक्षित महसूस होने पर मिलती है। उसने नोटिस किया कि मीरा का फोन तकिए के नीचे दबा हुआ था। यह एक नया बदलाव था। पहले वो अपना फोन साइड टेबल पर रखती थी, लेकिन अब वो उसे अपने शरीर के सबसे करीब रखना चाहती थी, जैसे फोन न हो बल्कि उसकी आत्मा का कोई काला हिस्सा हो। आर्यन धीरे से बिस्तर से उठा और किचन में चला गया। उसने 2 कप कॉफी बनाई। जब मीरा जागकर बाहर आई तो उसने देखा कि आर्यन बालकनी में खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा है। गुड मॉर्निंग, मीरा ने थोड़ा संभलते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी, जैसे वो सुबह सुबह आर्यन के चेहरे पर किसी सवाल की तलाश कर रही हो। आर्यन मुड़ा और मुस्कुराते हुए कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी रही नींद? कल तुम बहुत थकी हुई लग रही थी, आर्यन ने बहुत ही सहज भाव से पूछा। उसकी आवाज में जरा सी भी कड़वाहट नहीं थी, और यही बात मीरा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। मीरा ने कॉफी का घूंट भरा और नजरें चुराते हुए कहा, हां, कल ऑफिस में काफी स्ट्रेस था, आज भी शायद थोड़ा ज्यादा काम रहेगा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसने देखा कि मीरा की पुतलियां थोड़ी सी फैल गई थी। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान झूठ बोलता है या असहज होता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं उसे धोखा दे देती है। आर्यन ने बस सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर आज भी देर हो जाए तो बता देना, मैं डिनर बाहर से मंगवा लूंगा। मीरा ने बस एक फीकी मुस्कान दी और तैयार होने के लिए चली गई। ऑफिस के लिए निकलते वक्त मीरा ने अपना पर्स उठाया और अचानक रुक गई। उसे लगा कि उसका पर्स थोड़ा भारी है। उसने खोलकर देखा तो उसमें आर्यन ने एक छोटा सा डार्क चॉकलेट का पैकेट और एक नोट रखा था। नोट पर लिखा था, तुम्हारे स्ट्रेस के लिए मुस्कुराती रहा करो। मीरा का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। यह नफरत का बदला नहीं था, बल्कि यह आर्यन का मनोवैज्ञानिक दबाव था। वो मीरा को प्यार और केयर के जाल में इस कदर उलझा देना चाहता था
कि उसे अपना झूठ जहर जैसा लगने लगे। मीरा ने वो नोट पर्स में रख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सा खौफ था। उसे लग रहा था कि आर्यन की ये जरूरत से ज्यादा अच्छाई कही किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं। पूरे दिन आर्यन ने मीरा को एक भी फोन नहीं किया। वो जानता था कि अगर वो फोन करेगा तो मीरा के पास झूठ बोलने का एक और मौका होगा। वो उसे मौका ही नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि मीरा खुद अपनी खामोशी से लड़े। शाम के समय आर्यन ने अपने कंप्यूटर पर एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। यह ऑफिस के काम के लिए नहीं था। उसने घर के स्मार्ट होम सिस्टम को अपने फोन से सिंक कर दिया था। अब उसे पता चल सकता था कि घर के अंदर और बाहर कब कौन आ रहा है। यह जासूसी नहीं थी। आर्यन इसे तथ्यों का संग्रह कहता था। उसे बदला लेने की कोई जल्दी नहीं थी। वो तो बस इस पूरी कहानी का एक एक पन्ना गौर से पढ़ना चाहता था। शाम को मीरा का मैसेज आया, आर्यन, मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई है, 1 घंटा और लगेगा। आर्यन सोफे पर बैठा था और उसकी नजरें ठीक सामने वाली दीवार पर टंगी उनकी शादी की फोटो पर थी। उसे पता था कि मीरा इस वक्त ऑफिस में नहीं, बल्कि शहर के दूसरे कोने में बने एक मॉल के पार्किंग लॉट में खड़ी है। उसके फोन की लोकेशन आर्यन के टैबलेट पर साफ चमक रही थी। आर्यन ने टाइप किया, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। उसने मैसेज भेजकर फोन साइड में रख दिया और एक किताब पढ़ने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह शांत था, जैसे किसी शतरंज के खिलाड़ी को अपनी जीत का पूरा यकीन हो। जब मीरा रात को घर आई तो उसने देखा कि आर्यन ड्राइंग रूम में किताब पढ़ रहा है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सोए नहीं अब तक? आर्यन ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। बस एक कहानी पढ़ रहा था, बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक किरदार है जो सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बेवकूफ है या बहुत बड़ा खिलाड़ी, आर्यन ने मीरा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। मीरा के हाथ से उसका पर्स गिरते गिरते बचा। उसे लगा जैसे आर्यन उसके दिल के अंदर झांक रहा हो। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन सोफे से उठा और मीरा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बड़े प्यार से मीरा के चेहरे से एक लट हटाई और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है उसे सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब सच खुद चलकर सामने आता है तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है। मीरा वही पत्थर बनकर खड़ी रह गई। आर्यन उसे शुभरात्रि कहकर बेडरूम में चला गया। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसे महसूस हो रहा था कि यह घर अब उसका सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। उसे लग रहा था कि हर कोना, हर रोशनी और आर्यन की हर मुस्कान उससे कुछ कह रही है। आर्यन ने एक शब्द भी नहीं बोला था कि वो सब जानता है, लेकिन उसकी खामोशी मीरा के कानों में चीख रही थी। गिल्ट यानी ग्लानि का खेल अब खौफ की शक्ल ले चुका था। भाग 3, यादों का बोझ और अदृश्य दीवार। शनिवार की सुबह थी। आमतौर पर यह दिन आर्यन और मीरा के लिए बेहद खास होता था। वे देर तक सोते थे, साथ में नाश्ता बनाते थे और पुराने गानों की धुन पर घर की सफाई करते थे। लेकिन इस शनिवार की सुबह कुछ अलग थी। आर्यन किचन में खड़ा ऑमलेट बना रहा था, जबकि मीरा डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने फोन में मशगूल थी। वो बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर रही थी, जैसे किसी खास संदेश का इंतजार कर रही हो। आर्यन ने प्लेट्स टेबल पर रखी और मीरा के ठीक सामने बैठ गया। उसने देखा कि मीरा ने तुरंत अपना फोन उल्टा करके रख दिया। यह हरकत अब इतनी आम हो चुकी थी कि आर्यन को इस पर हैरानी भी नहीं होती थी। बस उसके विश्लेषण की डायरी में एक और बिंदु जुड़ गया था। आज का क्या प्लान है? कहीं बाहर चले? आर्यन ने सहजता से पूछा। मीरा ने एक पल के लिए अपनी नजरें उठाई और फिर वापस प्लेट की ओर देख लिया। आज मुझे थोड़ा सिरदर्द है आर्यन, मन कर रहा है बस घर पर ही आराम करूं। तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ कहीं होकर आ जाओ। आर्यन मुस्कुराया। यह वही पुराना पैटर्न था,
जब भी उसे किसी से मिलना होता था या अकेले में समय बिताना होता था, वो अक्सर बीमारी का बहाना बनाती थी। आर्यन जानता था कि मीरा का सिरदर्द केवल एक ढाल है, ताकि वो आर्यन को घर से बाहर भेज सके। उसने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांत लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें आराम की जरूरत है तो मैं घर पर ही रुक जाता हूं। तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी और हम साथ में कोई मूवी देख लेंगे। मीरा के चेहरे पर एक झटके के लिए घबराहट की लहर दौड़ गई। नहीं नहीं, तुम जाओ ना, तुम हफ्ते भर काम करते हो, थोड़ा बाहर निकलोगे तो अच्छा लगेगा। मैं बस सोना चाहती हूं। आर्यन ने उसकी घबराहट का आनंद लिया, लेकिन चेहरे पर चिंता का भाव बनाए रखा। उसने महसूस किया कि मीरा अब उसके साथ रहने में असहज महसूस करने लगी है। जब दो लोगों के बीच झूठ का पर्दा आ जाता है तो साथ बिताया गया समय सुकून देने के बजाय दम घोंटने लगता है। आर्यन ने उसकी बात मान ली और तैयार होने चला गया। वो उसे वो स्पेस देना चाहता था जिसका उपयोग वो अपने झूठ को और पुख्ता करने के लिए करेगी। आर्यन घर से निकला जरूर, लेकिन वो दूर नहीं गया। उसने अपनी कार सोसाइटी के पार्किंग लॉट के एक अंधेरे कोने में खड़ी कर दी, जहां से उसके घर की बालकनी साफ दिखाई देती थी। उसने अपने फोन पर घर के लिविंग रूम का ऑडियो फीड चालू किया। लगभग 15 मिनट बाद उसे मीरा की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। हां, वो चला गया। उसे कुछ शक नहीं है। तुम आज शाम को मिल सकते हो? मुझे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मीरा की आवाज में एक अजीब सी बेताबी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। आर्यन ने वो रिकॉर्डिंग सेव कर ली। उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि एक शोधकर्ता की तरह उसने महसूस किया कि मीरा का गिल्ट अब उसे अंदर से खोखला कर रहा है। वो आर्यन की अच्छाई को झेल नहीं पा रही थी। दोपहर को आर्यन वापस घर आया। उसने देखा कि घर पूरी तरह व्यवस्थित था, लेकिन मीरा बेडरूम में नहीं थी। वो बालकनी में खड़ी होकर कहीं देख रही थी। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, वो चौंक गई। तुम इतनी जल्दी आ गए? उसने पूछा। आर्यन ने अपने हाथ में एक छोटा सा बुके और दवाइयों का पैकेट दिखाते हुए कहा, तुम्हारे सिरदर्द के बारे में सोचकर मन नहीं लगा, तो सोचा तुम्हारे लिए ये ले आऊं। मीरा के चेहरे पर अपराधी होने का भाव साफ झलक रहा था। जब कोई इंसान आपको धोखा दे रहा हो और आप उसके प्रति और भी दयालु हो जाएं, तो उसकी आत्मा पर पड़ने वाला बोझ दोगुना हो जाता है। आर्यन यही कर रहा था। वो मीरा को सजा नहीं दे रहा था, वो उसे उसके अपने ही जमीर के सामने खड़ा कर रहा था। शाम को दोनों लिविंग रूम में बैठे थे। टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी, लेकिन दोनों का ध्यान कहीं और था। आर्यन ने अचानक बात छेड़ी, मीरा, तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? तुमने कहा था कि तुम कभी झूठ नहीं बोल पाओगी क्योंकि तुम्हारी आंखें सब बता देती है। मीरा का पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसे लगा कि शायद आज आर्यन सब कह देगा, लेकिन आर्यन ने बस उसकी हथेली थामी और उसे चूमते हुए कहा, तुम्हारी आंखें आज भी बहुत कुछ कहती हैं, बस मैं शायद उन्हें पढ़ना भूल गया हूं। यह वाक्य मीरा के दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन सच में मासूम है या वो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वो रोना चाहती थी, वो चिल्लाकर सब सच बताना चाहती थी, लेकिन उसके झूठ का जाल इतना गहरा हो चुका था कि वो उसमें फंस चुकी थी। आर्यन ने देखा कि मीरा की सांसें तेज हो रही थी। वो उसके मनोवैज्ञानिक पतन का साक्षी बन रहा था। उसे पता था कि अब मीरा का झूठ उसे ही खाने लगा है। उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और उसे और करीब खींच लिया। उस रात घर की खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। आर्यन को पता था कि अब वो समय दूर नहीं जब मीरा का ये मानसिक दबाव उसके व्यवहार में कोई बड़ी गलती करवाएगा, और वो उसी गलती का इंतजार कर रहा था। भाग 4, अविश्वास की परछाइयां और गहराता जाल। अगले कुछ दिन घर के अंदर का माहौल किसी पुराने सस्पेंस फिल्म की तरह हो गया था, जहां हर आहट
और हर खामोशी के पीछे एक राज छुपा होता है। आर्यन ने एक नई तकनीक अपनाई थी। वो मीरा के सामने उन चीजों का जिक्र करने लगा था जो सीधे तौर पर उसके राज से जुड़ी थी, लेकिन वो उन्हें एक सामान्य कहानी की तरह पेश करता। एक शाम डिनर के दौरान आर्यन ने बहुत ही सहजता से कहा कि उसने आज ऑफिस में एक रिपोर्ट पढ़ी कि कैसे लोग डिजिटल दुनिया में अपनी दूसरी पहचान बना लेते हैं। मीरा का निवाला उसके गले में ही अटक गया। वो पानी के लिए तड़पी और आर्यन ने शांत रहकर उसे गिलास पकड़ाया। उसके चेहरे पर वही पुरानी स्थिर मुस्कान थी जिसने मीरा की रातों की नींद हराम कर दी थी। मीरा को अब अपने ही घर में डर लगने लगा था। उसे महसूस होता था कि जब वो कमरे में अकेली होती है तब भी कोई उसे देख रहा है। वो बार बार अपने फोन की गैलरी साफ करती, मैसेज डिलीट करती और ब्राउजर हिस्ट्री मिटाती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आर्यन की नजरें उसके फोन पर नहीं बल्कि उसके उन छोटे छोटे बदलावों पर थी जो डर की वजह से उसके व्यवहार में आ रहे थे। आर्यन ने देखा कि मीरा अब रात को सोते समय बार बार चौंक कर उठ जाती है। वो अंधेरे में भी आर्यन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती कि कहीं वह जाग तो नहीं रहा। आर्यन अपनी आंखें बंद किए लेटा रहता और उसकी तेज होती धड़कनों को महसूस करता। वो जानता था कि मीरा का डर ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। सोमवार की सुबह मीरा ने कहा कि उसे एक पुरानी सहेली से मिलने जाना है और उसे देर हो सकती है। आर्यन ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसने उसे अपनी कार की चाबी दे दी। उसने कहा कि उसकी कार ज्यादा सुरक्षित है और उसमें जीपीएस भी लगा है ताकि अगर वो रास्ता भटक जाए तो उसे आसानी मिल सके। मीरा ने चाबी तो ले ली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि आर्यन का जीपीएस का जिक्र करना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो पूरे रास्ते इसी कशमकश में रही कि क्या वह सच में उसे ट्रैक कर रहा है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव ने मीरा को इतना विचलित कर दिया कि वो जिस इंसान से मिलने गई थी उसके साथ भी वो ठीक से बात नहीं कर पाई। वो बार बार कार की खिड़की से बाहर देखती कि कहीं आर्यन की गाड़ी पीछे तो नहीं खड़ी। आर्यन उस वक्त घर पर था और शांति से अपना काम कर रहा था। उसे मीरा को ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं थी। उसे पता था कि जब किसी इंसान का जमीर उसे कचोटता है तो वो खुद अपनी गलतियों के सबूत छोड़ने लगता है। शाम को जब मीरा वापस आई तो वो बहुत थकी हुई और परेशान दिख रही थी। उसने आर्यन से कहा कि उसकी सहेली बहुत बदल गई है और अब उससे बात करना मुश्किल हो गया है। आर्यन ने बस इतना कहा, वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं मीरा। कभी कभी तो वो लोग भी जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं अजनबी लगने लगते हैं। मीरा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। आर्यन को पता था कि अब मीरा का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। वो अब खुद से ही सवाल करने लगी थी कि क्या वो जो कर रही है वो सही है, या क्या आर्यन को वाकई सब पता है और वो बस उसे तड़पा रहा है। यही वो साइकोलॉजिकल पैटर्न था जिसे आर्यन बनाना चाहता था। वो उसे सीधे तौर पर सजा नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि मीरा खुद उस सजा को महसूस करे जो एक विश्वासघात करने वाले को मिलनी चाहिए। रात के खाने पर आर्यन ने मीरा की पसंदीदा डिश बनाई थी। उसने मोमबत्तियां जलाई और एक रोमांटिक माहौल तैयार किया। मीरा के लिए यह सब प्यार नहीं बल्कि एक मानसिक प्रताड़ना जैसा था। वो जितना ज्यादा आर्यन की अच्छाई देख रही थी उतना ही ज्यादा उसे खुद से नफरत हो रही थी। खाने के दौरान आर्यन ने अचानक पूछा, मीरा, अगर कोई तुमसे कुछ छुपाए तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? मीरा का हाथ रुक गया। उसने कांपती हुई नजरों से आर्यन को देखा। उसे लगा कि शायद यही वो पल है जब उसे सब सच बता देना चाहिए। उसकी जुबान पर सच आने ही वाला था, लेकिन तभी आर्यन ने बात पलट दी। उसने कहा, मेरा मतलब था कि अगर ऑफिस में कोई गलती हो जाए तो क्या बॉस को बता देना चाहिए? मीरा ने एक लंबी सांस ली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो बाहर आ जाएगा। आर्यन ने उसकी इस हालत को देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि मीरा
अब टूटने के कगार पर है। उस रात आर्यन ने अपने कमरे के कोने में एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया था, लेकिन वो छुपा हुआ नहीं था। उसने उसे ऐसी जगह रखा जहां मीरा की नजर उस पर पड़ सके। वो देखना चाहता था कि क्या मीरा उस कैमरे को देखकर और भी ज्यादा डरती है या वो उसे हटाने की कोशिश करती है। अगले दिन जब मीरा की नजर उस कैमरे पर पड़ी तो वो पूरी तरह टूट गई। उसे यकीन हो गया कि आर्यन उसे हर पल देख रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि उस कैमरे में कोई मेमोरी कार्ड ही नहीं था। वो सिर्फ एक खाली डिब्बा था। लेकिन मीरा के लिए वो आर्यन की सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाली आंखों का प्रतीक बन गया। आर्यन ने उसे शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों और खामोशी से एक ऐसी जेल में डाल दिया था जिसकी दीवारें मीरा ने खुद अपने झूठ से बनाई थी। भाग 5, सिसकता हुआ घर और सच की आहट। मंगलवार की सुबह घर में एक भारी सन्नाटा था। आर्यन हमेशा की तरह रसोई में चाय बना रहा था, लेकिन आज उसने जानबूझकर 2 के बजाय 3 कप चाय बनाई और उन्हें मेज पर सजा दिया। जब मीरा बेडरूम से बाहर आई तो उसकी नजर मेज पर रखे उन 3 कपों पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तीसरा कप किसके लिए है आर्यन? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। आर्यन ने चाय का घूंट भरा और बहुत ही सादगी से कहा, पता नहीं, मुझे लगा शायद आज तुम्हारे उस खास दोस्त का आना हो जाए जिसका जिक्र तुम नींद में अक्सर करती हो। मीरा के हाथ में पकड़ रखा कांच का गिलास उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं मीरा, शायद मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने गलती से एक फालतू का बना दिया। आर्यन का यह मजाक मीरा के लिए किसी कानूनी नोटिस से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो वाकई नींद में बड़बड़ाती है या आर्यन बस उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। मनोविज्ञान में इसे गैसलाइटिंग का एक सौम्य रूप माना जाता है, जहां एक इंसान दूसरे के दिमाग में संदेह के बीज बो देता है। मीरा का आत्मविश्वास अब पूरी तरह बिखर चुका था। वो घर के हर कोने को शक की निगाह से देखती। उसे लगता कि शायद सोफे के नीचे कोई रिकॉर्डर है या पर्दे के पीछे कोई छुपा है। वो अपने ही घर में एक अजनबी की तरह चलने लगी थी। आर्यन उसे देख रहा था और उसे दुख नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून मिल रहा था कि न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोपहर के वक्त आर्यन ने मीरा को एक मैसेज भेजा। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, एक पुराने कैफे की फोटो जहां मीरा अक्सर अपने उस दोस्त से मिलने जाती थी। नीचे आर्यन ने लिखा था, आज यहां से गुजर रहा था, तुम्हारी बहुत याद आई। हम यहां अपनी शादी के शुरुआती दिनों में कितनी बार आते थे ना। मीरा ने जब वो मैसेज देखा तो उसे पसीना आने लगा। उसे लगा कि आर्यन शायद वही खड़ा होकर उसे देख रहा है। वो तुरंत उस कैफे की तरफ भागी, लेकिन वहां आर्यन नहीं था। वहां सिर्फ खाली कुर्सियां और धुंधली यादें थी। आर्यन दरअसल अपने ऑफिस में बैठा था। उसने ये मैसेज सिर्फ मीरा के मानसिक सब्र को परखने के लिए भेजा था। उसे पता था कि मीरा वहां जरूर जाएगी और उसका वहां जाना ही इस बात का सबूत होगा कि वो अंदर से कितनी डरी हुई है। शाम को मीरा जब घर लौटी तो उसने देखा कि आर्यन ड्राइंग रूम की लाइटें बंद करके बैठा था। टीवी पर उनकी शादी की वीडियो फिल्म चल रही थी। स्क्रीन पर मीरा और आर्यन एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस रहे थे। वो दृश्य देखकर मीरा के गले में एक रुलाई सी अटक गई। उसे वो वक्त याद आया जब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई तीसरा नहीं था। आर्यन ने उसे अपने पास बुलाया और सोफे पर बिठा लिया। देखो मीरा, हम कितने खुश थे ना। कभी कभी मुझे लगता है कि हम उस मासूमियत को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि रिश्तों में पारदर्शिता का होना कितना जरूरी है? आर्यन की आवाज इतनी कोमल थी कि मीरा का मन किया कि वो उसके कदमों में गिरकर सब सच उगल दे। लेकिन तभी आर्यन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन मीरा की तरफ कर दिया ताकि वो देख सके। वो एक बैंक अलर्ट था। जॉइंट अकाउंट से एक बड़ी रकम निकाली गई थी। यह वही रकम थी
जो मीरा ने अपने उस दोस्त को उधार देने के लिए निकाली थी। आर्यन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या तुमने कोई बड़ी खरीदारी की है मीरा? बैंक से मैसेज आया है। मीरा की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वो झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर जलती हुई वो रकम उसके झूठ का गला घोंट रही थी। वो दरअसल मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मैंने उन्हें पैसे भेजे हैं। मीरा ने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि मीरा की मां बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने सुबह ही उनसे बात की थी। उसने मीरा को गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, झूठ बोलना भी एक कला है मीरा, लेकिन सच को छुपाना एक बोझ है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बोझ के नीचे दब जाओ। मीरा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि आर्यन अब सब कुछ कह देगा, लेकिन उसने फिर से वही किया जो वो हमेशा करता था। वो चुप हो गया। उसने मीरा को अकेला छोड़ दिया और दूसरे कमरे में चला गया। यह चुप्पी मीरा के लिए किसी शारीरिक प्रहार से ज्यादा दर्दनाक थी। उस रात घर की हवा में एक अजीब सा तनाव था। मीरा ने पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई। वो जितनी बार अपनी आंखें बंद करती, उसे आर्यन का वो शांत चेहरा दिखाई देता। उसे एहसास होने लगा था कि आर्यन उसे पकड़ना नहीं चाहता, वो उसे सुधारना भी नहीं चाहता। वो बस उसे उसकी अपनी नजरों में इतना छोटा कर देना चाहता था कि वो खुद को कभी माफ न कर पाए। आर्यन दूसरे कमरे में अपनी डायरी लिख रहा था। उसने एक नया पन्ना पलटा और उस पर लिखा, भरोसे की मौत धीरे धीरे होती है और आज मीरा का खुद पर से भरोसा खत्म हो गया है। कहानी का यह हिस्सा गिल्ट, ग्लानि से अब सेल्फ लोथिंग, खुद से नफरत की ओर मुड़ चुका था। भाग 6, स्मृतियों का बाजार और टूटता सब्र। बुधवार की सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की के शीशों से टकराकर कमरे में आई, तो मीरा की आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि उसकी रात कांटों पर गुजरी है। आर्यन पहले से ही तैयार होकर लिविंग रूम में बैठा था। आज उसने एक अजीब काम किया था। उसने अपनी शादी के पुराने एल्बम मेज पर फैला रखे थे और साथ ही वो कुछ पुराने बिल और रसीदें देख रहा था। जैसे ही मीरा बाहर आई, आर्यन ने उसे एक छोटी सी पर्ची दिखाई। मीरा, देखो मुझे क्या मिला। ये उस होटल की रसीद है जहां हम अपने हनीमून के दौरान रुके थे। इसमें लिखा है कि हमने एक्स्ट्रा डे स्टे किया था। याद है तुम्हें? मीरा ने उस रसीद को देखा और बस सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन आज पुरानी यादों की खुदाई क्यों कर रहा है। आर्यन का इरादा मीरा को अतीत की उन गलियों में ले जाना था जहां वो पूरी तरह ईमानदार थी। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पुरानी यादें दिखाते हैं जो वर्तमान में आपको धोखा दे रहा है, तो उसका गिल्ट यानी अपराध बोध एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार हो जाता है। आर्यन ने एक एक करके वे तस्वीरें दिखाई जिनमें मीरा की हंसी सबसे ज्यादा सच्ची थी। उसने कहा, पता नहीं क्यों मीरा, आज मुझे लग रहा है कि वो वाली मीरा कहीं खो गई है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अब धुंधली पड़ गई है। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कोई दीवार खड़ी हो गई है? मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। वो अभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दोपहर में आर्यन ने मीरा को बिना बताए उसके ऑफिस के पास वाले पार्क में बुलाया। जब मीरा वहां पहुंची तो उसने देखा कि आर्यन एक बेंच पर अकेला बैठा है और 2 आइसक्रीम के कोन उसके हाथ में है। यहां क्यों बुलाया आर्यन? मीरा ने थोड़ा चिड़चिड़ेपन में पूछा, क्योंकि उसका डर उसे अब गुस्से की ओर धकेल रहा था। आर्यन ने शांत रहकर उसे आइसक्रीम पकड़ा दी और कहा, बस मन किया। इसी पार्क में तुमने पहली बार मुझसे कहा था कि तुम कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। मुझे बस वही पल याद आ गया। मीरा का हाथ कांप गया और आइसक्रीम का एक हिस्सा उसके कपड़ों पर गिर गया। आर्यन ने बड़ी कोमलता से उसे अपने रुमाल से साफ किया। उसकी यह कोमलता मीरा को किसी तेजाब की तरह महसूस हो रही थी। शाम को जब वे घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था।
मीरा घबरा गई, लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत था। शायद तुम सुबह जल्दबाजी में लॉक करना भूल गई थी, आर्यन ने कहा। मीरा को याद था कि उसने दरवाजा लॉक किया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद आर्यन ये सब जानबूझकर कर रहा है, ताकि उसे लगे कि वो अपनी सुध बुध खो रही है। इसे साइकोलॉजिकल डिसोरिएंटेशन कहते हैं, जहां अपराधी को लगने लगता है कि उसकी याददाश्त और उसका विवेक उसे धोखा दे रहे हैं। मीरा ने घर के अंदर कदम रखा और उसे हर चीज बदली हुई सी लगी। जैसे सोफे की कुशन थोड़ी दाईं तरफ खिसकी हुई थी, या डाइनिंग टेबल पर रखे फूल थोड़े मुरझाए हुए थे। आर्यन ने उस रात एक और चाल चली। उसने अपना लैपटॉप मीरा के सामने खुला छोड़ दिया और खुद किचन में कॉफी बनाने चला गया। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी जिसका नाम था फाइनल डिसीजन। मीरा के अंदर की जिज्ञासा और डर ने उसे उस फाइल को खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसके अंदर उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी के पेपर्स थे और साथ ही एक वकील का नंबर था। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि आर्यन अब उसे तलाक देने वाला है। वो जल्दी से लैपटॉप बंद करके अपनी जगह पर बैठ गई। जब आर्यन कॉफी लेकर आया तो उसने मीरा के चेहरे पर छाई मौत जैसी शांति को देख लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कॉफी का प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीरा अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां वह इस रहस्य को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे खुद ही सब कुछ बता देना चाहिए, इससे पहले कि आर्यन उसे घर से निकाल दे। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी और पारदर्शी थी कि मीरा की हिम्मत फिर से जवाब दे गई। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, कहने की जरूरत नहीं है मीरा, मैं सब जानता हूं। मीरा की सांसें रुक गई। उसे लगा कि बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन आर्यन ने आगे जोर दिया, मैं जानता हूं कि तुम आज बहुत थकी हुई हो, जाओ जाकर सो जाओ। आर्यन का यह अधूरा सच कहना मीरा के दिमाग के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ था। मैं सब जानता हूं कहकर उसने मीरा की आत्मा को झकझोर दिया, लेकिन बात को घुमाकर उसने उसे फिर से उस अनिश्चितता के अंधेरे में डाल दिया। मीरा बिस्तर पर लेटी रही और छत को ताकती रही। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी जेल में है जिसकी सलाखें नजर नहीं आती, लेकिन वे उसे हर तरफ से घेरे हुए हैं। आर्यन दूसरे कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि अब मीरा का अहंकार मर चुका है, अब बस उसकी रूह का टूटना बाकी है। वो खामोश खिलाड़ी अब अपने खेल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहा था। उसे पता था कि जब इंसान को यह लगने लगे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है लेकिन फिर भी उसे सजा नहीं मिल रही, तो वो खुद को दी जाने वाली मानसिक सजा और भी भयानक कर देता है। भाग 7, मुखौटों की दरार और आधी रात का डर। गुरुवार की रात घर में एक अजीब सी भारी उमस महसूस हो रही थी। हालांकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन ने आज का शाम का वक्त बहुत ही अलग तरीके से बिताया। उसने घर की पुरानी तस्वीरों को निकालकर एक छोटा सा कोलाज बनाना शुरू किया था। वो ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा हुआ था और कैंची से तस्वीरों को काट रहा था। मीरा जब ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि आर्यन उन तस्वीरों को काट रहा था जिनमें वे दोनों साथ थे। मीरा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। ये क्या कर रहे हो आर्यन? उसने दबी आवाज में पूछा। आर्यन ने सिर उठाकर उसे देखा और बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, बस पुरानी यादों को काट छांट कर रहा हूं। कुछ यादें बहुत बोझल हो जाती हैं मीरा, उन्हें छोटा कर देना ही बेहतर होता है। आर्यन के शब्दों की धार सीधे मीरा के कलेजे पर लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे आर्यन तस्वीरों को नहीं बल्कि उनके रिश्ते को काट रहा है। आर्यन ने एक तस्वीर उठाई जिसमें मीरा हंस रही थी और उसका चेहरा काटकर अलग कर दिया। उसने उसे हाथ में लेकर गौर से देखा और बोला, देखो इस तस्वीर में तुम्हारी हंसी कितनी सच्ची है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे तुम कोई मुखौटा पहनकर घूम रही हो। क्या तुम्हें थकन नहीं होती मीरा?
हर पल एक झूठ को ढोने में मीरा के पास कोई शब्द नहीं थे। वो बस अपना बैग लेकर बेडरूम की तरफ भाग गई। उसे लगा कि अगर वो एक पल भी और वहां रुकती तो वो चीख पड़ती। आर्यन ने फर्श पर बिखरी हुई तस्वीरों को समेटा और एक पुराने लिफाफे में डाल दिया। उसने नोटिस किया था कि मीरा अब घर में किसी साए की तरह चलती है। वो किचन में जाती तो बर्तन टकराने की आवाज तक नहीं होती। वो बाथरूम में घंटों शावर के नीचे खड़ी रहती, शायद अपने गिल्ट को धोने की नाकाम कोशिश में। आर्यन ने उसकी इस मानसिक स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने मीरा के फोन पर एक गुमनाम मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी सच्चाई अब ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। मीरा ने जैसे ही वो मैसेज देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपना फोन चेक किया, लेकिन नंबर प्राइवेट था। उसे यकीन हो गया कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसका पहला शक आर्यन पर ही गया। लेकिन जब वो आर्यन के पास गई तो उसने देखा कि आर्यन शांति से अपनी किताब पढ़ रहा है। आर्यन, क्या तुमने मुझे कोई मैसेज भेजा? मीरा ने कांपते हुए पूछा। आर्यन ने अपनी किताब नीचे रखी और बड़ी हैरानी से देखा। मैसेज? कैसा मैसेज? मेरा फोन तो चार्जिंग पर लगा है मीरा। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आर्यन की आवाज में इतनी चिंता थी कि मीरा को अपनी ही सोच पर शर्म आने लगी। उसे लगा कि शायद वो सच में पागल हो रही है। यही वो बिंदु था जहां आर्यन उसे ले जाना चाहता था, जहां मीरा को अपनी ही समझ और अपनी ही इंद्रियों पर अविश्वास होने लगे। आधी रात को जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, मीरा की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि आर्यन बिस्तर पर नहीं था। वो घबराकर उठी और बाहर की तरफ आई। उसने देखा कि आर्यन बालकनी में खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था, हां, मुझे सब पता है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। वो खुद टूट जाएगी। मीरा के पैर वही जम गए। उसकी सांसें रुकने लगी। वो कौन थी? क्या आर्यन उसके बारे में बात कर रहा था? क्या आर्यन किसी जासूस से बात कर रहा था? मीरा ने वापस कमरे में जाकर लेटने का नाटक किया। जब आर्यन वापस आया तो वो बहुत ही सहजता से सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह आर्यन ने नाश्ते की मेज पर एक नई चाबी रखी। ये क्या है? मीरा ने पूछा। ये हमारे नए लॉकर की चाबी है। मैंने कल ही बैंक में एक नया लॉकर लिया है। मैंने सोचा कि हमारे जितने भी राज हैं, चाहे वो गहने हो या जरूरी कागजात, उन्हें एक सुरक्षित जगह पर होना चाहिए। आखिर अपनों से क्या छुपाना, है ना? आर्यन ने यह कहते हुए मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया। मीरा को उसकी छुअन किसी बर्फ की तरह ठंडी लगी। उसे महसूस हुआ कि आर्यन उसे यह संकेत दे रहा है कि वो उसके सारे राज जानता है और उन्हें अब एक लॉकर में बंद करने का वक्त आ गया है। आर्यन की यह मनोवैज्ञानिक चाल मीरा को पूरी तरह अस्थिर कर रही थी। वो अब घर के किसी भी कोने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि हर दीवार में कान है और हर आईना उसे देख रहा है। आर्यन ने उसे शब्दों से कभी नहीं डराया, लेकिन उसकी खामोशी और उसके ये छोटे छोटे इशारे मीरा के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। वो उसे ये एहसास करा रहा था कि अपराधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी पूरी तरह से छुप नहीं सकता। आर्यन की आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक ऐसे शिकारी की चमक थी जो जानता है कि उसका शिकार अब पूरी तरह थक चुका है और बस घुटने टेकने ही वाला है। मीरा को अब लगने लगा था कि उसकी सजा शुरू हो चुकी है, और सबसे भयानक बात यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि यह खत्म कब होगी। भाग 8, खाली पालना और कानूनी दस्तावेज। शुक्रवार की शाम को घर में अजीब सी उदासी थी। आर्यन और मीरा की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर का एक कमरा आज भी खाली पड़ा था। वो कमरा जो बच्चों के लिए सोचा गया था, अब सिर्फ पुरानी यादों और धूल से भरा एक गोदाम बनकर रह गया था। मीरा अक्सर उस कमरे के बंद दरवाजे को देखकर अपनी नजरें फेर लेती थी।
उनकी कोई संतान न होने का कारण कोई मेडिकल समस्या नहीं थी, बल्कि आर्यन का फैसला था। आर्यन हमेशा से कहता था कि जब तक दो लोगों के बीच का रिश्ता पूरी तरह पारदर्शी और मजबूत ना हो, तब तक तीसरे को इस दुनिया में लाना गलत है। मीरा को उस वक्त यह बात गहरी लगती थी, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि आर्यन ने शायद बहुत पहले ही भांप लिया था कि उनके रिश्ते की बुनियाद में दरारें आ चुकी हैं। आर्यन ड्राइंग रूम में बैठा था और उसके सामने कुछ कानूनी फाइलें खुली थी। मीरा वहां से गुजर रही थी कि तभी आर्यन ने उसे पुकारा, मीरा, जरा यहां बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद आज वो कमरा खुल जाएगा जो 4 साल से बंद था। लेकिन आर्यन के हाथ में मौजूद फाइलों का रंग कुछ और ही कहानी कह रहा था। मीरा चुपचाप सोफे के कोने पर बैठ गई। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें याद है मीरा, हमने शादी के वक्त वादा किया था कि अगर कभी भी हमें लगे कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हम जबरदस्ती इस रिश्ते को नहीं खींचेंगे। मुझे लगता है कि वो वक्त अब आ गया है। आर्यन ने बहुत ही शांति से फाइलों में से एक दस्तावेज निकाला और मेज पर रख दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तलाक का आवेदन। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे उम्मीद थी कि आर्यन चिल्लाएगा, सवाल करेगा या शायद उसे सुधरने का मौका देगा, लेकिन आर्यन ने तो सीधे अंत का रास्ता चुन लिया था। आर्यन, ये क्या है? मीरा की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो मीरा को डरा रही थी। उसने कहा, यह वही है जो तुम पिछले कई महीनों से चाह रही हो। मैं देख रहा हूं कि तुम इस घर में घुट रही हो। तुम्हारा मन कहीं और है, तुम्हारी खुशियां कहीं और है। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो झूठ बोलना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन तलाक के उन कागजों ने उसके सारे शब्दों को पत्थर बना दिया था। आर्यन ने आगे कहा, मैंने बच्चों के बारे में कभी जिद इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि एक दिन मुझे उन्हें यह बताना पड़ेगा कि उनकी मां उनके पिता के साथ रहते हुए भी किसी और की तलाश में थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मासूम हमारी इस कड़वाहट का हिस्सा बने। आज मुझे खुशी है कि मैंने वो फैसला लिया था। आर्यन की यह बात मीरा के कलेजे में सुई की तरह चुभ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आर्यन की खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार थी। आर्यन ने पेन उठाया और कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए। उसने पेन मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ साफ कर दिया है। तुम्हें जो चाहिए, घर, पैसा या सामान, तुम ले सकती हो। मुझे बस शांति चाहिए। मीरा उस पेन को देख रही थी जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। उसके दिमाग में वे सारे पल घूमने लगे जब उसने आर्यन से झूठ बोला था। उसे याद आया कि कैसे वो आर्यन के साथ डिनर करते हुए किसी और को मैसेज करती थी। उसे याद आया कि कैसे वो आर्यन की केयर का मजाक उड़ाती थी। आज उसे समझ आया कि वो आर्यन को बेवकूफ नहीं बना रही थी, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़े जाल में फंसती जा रही थी जिसे आर्यन ने बड़ी शांति से बुना था। मीरा ने रोते हुए कहा, आर्यन, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उसने कहा, ठीक क्या करोगी मीरा? उस भरोसे को जो तुम हर दिन अपने हाथों से तोड़ती रही। मैं तुम्हें पिछले कई महीनों से देख रहा हूं। मैं जानता हूं तुम कहां जाती हो, किससे मिलती हो, और तुमने जॉइंट अकाउंट से पैसे क्यों निकाले थे। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम खुद कब रुकती हो, लेकिन तुम नहीं रुकी। तुमने मेरी खामोशी को मेरी बेवकूफी समझ लिया। मीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन को सब पता था, और वो फिर भी उसके लिए चाय बनाता रहा, उसे दवाइयां देता रहा। आर्यन सोफे से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया।
उसने पीछे मुड़े बिना कहा, कल सुबह तक इन कागजों पर साइन कर देना। वकील से मेरी बात हो गई है, यह आपसी सहमति से होगा, ताकि किसी को कुछ पता न चले। मैं तुम्हारी इज्जत बाजार में नहीं उछालना चाहता, भले ही तुमने मेरी इज्जत की परवाह न की हो। मीरा वहीं बैठी रही। उसके हाथ में पेन था और सामने उसकी पूरी जिंदगी का अंत। उसे अब समझ आ रहा था कि आर्यन का बदला चीखने चिल्लाने वाला नहीं था। उसने उसे एक ऐसी मानसिक जेल में डाल दिया था जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। उस रात वो खाली पालना वाला कमरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था और मीरा को अपनी कोख और अपना दिल दोनों ही खाली महसूस हो रहे थे। भाग 9, समझौते की राख और टूटता दंभ। शनिवार की उस रात घर की दीवारें जैसे मीरा को निगलने को दौड़ रही थी। डाइनिंग टेबल पर रखे वे तलाक के कागजात किसी मौत के फरमान की तरह सफेद रोशनी में चमक रहे थे। आर्यन दूसरे कमरे में जा चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे घर के सन्नाटे में महसूस हो रही थी। मीरा ने उस पेन को उठाया जिसे आर्यन ने मेज पर छोड़ा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसे रह रहकर आर्यन की वो बात याद आ रही थी कि उन्होंने अब तक बच्चा क्यों नहीं पैदा किया। मीरा को हमेशा लगता था कि शायद अभी करियर बनाना जरूरी है, या शायद वे अभी तैयार नहीं हैं। लेकिन आज आर्यन ने आईना दिखा दिया था। वो बच्चा इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उसे इस खोखले रिश्ते की उम्र पता थी। आर्यन ने एक पिता के रूप में अपने उस अनजन्मे बच्चे को उस नफरत और धोखे से बचा लिया था जो इस घर की नियति बनने वाली थी। मीरा ने कागजों को गौर से देखा। आर्यन ने शर्तों में बहुत उदारता दिखाई थी। उसने घर का एक बड़ा हिस्सा और बैंक बैलेंस का काफी अंश मीरा के नाम करने का प्रस्ताव दिया था। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई आपके साथ बुरा करने के बाद भी आपके प्रति बहुत उदार होता है, तो वो उदारता आपको माफ करने के बजाय आपकी अंतरात्मा को और ज्यादा कुचल देती है। मीरा को महसूस हो रहा था कि आर्यन उसे पैसे देकर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर रहा है, जैसे कोई अपनी पुरानी और बेकार हो चुकी चीज को दान कर देता है। उसे अपनी कीमत उन कागजों पर लिखे अंकों में सिमटती नजर आ रही थी। उसका वो दंभ, वो अहंकार कि वो बहुत चालाक है और आर्यन को अंधेरे में रख रही है, पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। आधी रात के करीब मीरा हिम्मत जुटाकर आर्यन के कमरे के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। उसने देखा कि आर्यन अपनी पुरानी अलमारी से कुछ फाइलें निकाल रहा था। वो बिल्कुल शांत था, जैसे कोई अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद दफ्तर की डेस्क साफ करता है। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, क्या हम एक बार बात कर सकते हैं? आर्यन ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही कोई तड़प। उसने बस कुर्सी की तरफ इशारा किया। मीरा ने बैठते ही रोना शुरू कर दिया। आर्यन, मैं मानती हूं मैंने गलती की, मैं भटक गई थी, लेकिन क्या 4 साल का साथ सिर्फ इन कागजों पर खत्म हो जाएगा? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपनी मेज पर रखे एक पुराने सूखे हुए गुलाब के फूल को हाथ में लिया। मीरा, मौका उसे दिया जाता है जो रास्ता भूल जाए, उसे नहीं जो जानबूझकर गलत रास्ते पर निकल पड़े। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम ऑफिस का बहाना बनाकर होटल के कमरे बुक करती थी तो मुझे पता नहीं चलता था? जब तुम रात को बगल में लेटकर उसे मैसेज करती थी और स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती थी, तो क्या मैं अंधा था? मैंने हर रात खुद को मरते हुए देखा है मीरा। मैंने उस हर पल का हिसाब रखा है जब तुमने मेरे भरोसे की बलि चढ़ाई। आर्यन की आवाज इतनी सपाट थी कि मीरा को लगा जैसे वो कोई रोबोट बोल रहा हो। उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने अपना दुख बहुत पहले ही पी लिया था। अब उसके पास सिर्फ फैसले बचे थे। मीरा ने हताशा में कहा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने उसी वक्त थप्पड़ क्यों नहीं मारा या घर से क्यों नहीं निकाला? आर्यन थोड़ा मुस्कुराया। वो एक ठंडी और डरावनी मुस्कान थी। थप्पड़ मारकर मैं तुम्हें खुद को विक्टिम साबित करने का मौका दे देता मीरा। तुम दुनिया से कहती कि तुम्हारा पति हिंसक है
और शायद तुम अपने धोखे को जायज ठहरा देती। मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी नजरों में गिरो। मैं चाहता था कि तुम अपने झूठ के उस ऊंचे महल पर चढ़ो जहां से गिरने के बाद हड्डियां नहीं, रूह टूटती है। और देखो, आज तुम वही खड़ी हो। आज तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। आर्यन का यह मनोवैज्ञानिक दाव मीरा की सोच से परे था। वो समझ गई कि वो किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे घायल मन से लड़ रही है जिसने अपनी खामोशी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। आर्यन ने फाइलों को बैग में रखा और खड़ा हो गया। तलाक के कागजों पर साइन कर देना। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ साफ कर दिया है। कल सुबह मैं इस घर से चला जाऊंगा। यह घर फिलहाल तुम्हारे पास ही रहेगा जब तक कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं होती। मीरा ने चिल्लाकर कहा, तुम कहां जाओगे? यह तुम्हारा घर है। आर्यन ने गेट की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, घर ईंटों से नहीं, भरोसे से बनता है मीरा। और इस घर की छत तो तुम बहुत पहले ही गिरा चुकी हो। अब यहां सिर्फ दीवारें बची हैं, और मुझे दीवारों के बीच रहने का शौक नहीं है। वो कमरे से बाहर निकल गया, मीरा को उन सफेद कागजों के साथ अकेला छोड़कर। पूरी रात मीरा उस पेन को हाथ में लिए बैठी रही। उसे रह रहकर उस खाली कमरे की याद आ रही थी जहां पालना रखा जाना था। उसे अपनी कोख में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने उसे जो सजा दी है वो किसी भी कानूनी सजा से बड़ी है। उसने उसे अपनी यादों का कैदी बना दिया था। अब वो जहां भी जाएगी, जिसके साथ भी रहेगी, उसे हमेशा आर्यन की वो शांत मुस्कान और वो सब कुछ जानने वाली आंखें याद आएंगी। सुबह की पहली किरण के साथ मीरा ने कांपते हाथों से उन दस्तावेजों पर अपने दस्तखत कर दिए। उसने अपने हाथों से अपनी उस दुनिया को खत्म कर दिया जिसे उसने झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया था। आर्यन जा चुका था, लेकिन उसकी खामोशी अब इस घर का नया भाग 10, विदाई का जहर और अंतिम प्रहार। रविवार की सुबह शहर पर धुंध छाई थी, जैसे आसमान ने भी इस घर की उदासी को ओढ़ लिया हो। आर्यन ने अपना सूटकेस बहुत पहले ही पैक कर लिया था। घर का हर कोना उसकी यादों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी विरक्ति थी जैसे वो इस घर का मालिक नहीं, बल्कि कोई मुसाफिर हो। मीरा लिविंग रूम के सोफे पर वैसी ही बैठी थी जैसे कल रात बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर छाई पीलापन उसकी हार की गवाही दे रही थी। उसने मेज पर रखे उन दस्तखत किए हुए कागजों को आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने कागजों को उठाया, उन्हें गौर से देखा और अपनी फाइल में रख लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं मीरा की तरफ देखा। आर्यन ने अपना बैग उठाया और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। मीरा से अब और सहा नहीं गया। वो दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, क्या तुम सच में मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो? क्या एक मौका और नहीं मिल सकता? मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं बदल जाऊंगी। आर्यन रुका। उसने धीरे से अपना हाथ मीरा की पकड़ से छुड़ाया। उसने मुड़कर मीरा को देखा और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। बदलने का वक्त तब था मीरा, जब मैं तुम्हारी आंखों में सच तलाश रहा था और तुम मुझे धोखा परोस रही थी। अब तो सिर्फ नतीजे का वक्त है। और रही बात बदले की, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ तलाक लेकर चला जाऊंगा और तुम अपनी नई दुनिया बसा लोगी? आर्यन की आवाज में जो ठंडक थी उसने मीरा की रूह कपा दी। आर्यन ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो प्ले किया। वो वीडियो किसी हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। उसमें मीरा और उसका वह दोस्त समीर साफ दिख रहे थे और वे उसी घर के बेडरूम में बैठकर आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे। मीरा का गला सूख गया। आर्यन ने आगे कहा, यह वीडियो तो सिर्फ एक ट्रेलर है मीरा। असली तोहफा तो मैंने तुम्हारे और समीर के ऑफिस के ग्रुप ईमेल पर भेज दिया है। तुम्हारी वो पवित्र छवि जिसे तुमने इतने सालों से संजोया था, अब धूल में मिल चुकी है। तुम्हारे पेरेंट्स को भी एक पार्सल मिला होगा जिसमें तुम्हारे सारे कारनामों के सबूत हैं। मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं उछाली मीरा, मैंने बस उस सच को उजागर किया है जिसे तुम दबाकर
एक शरीफ पत्नी का नाटक कर रही थी। ये आर्यन का असली और खतरनाक बदला था। उसने शारीरिक हिंसा नहीं की, उसने गाली गलौज नहीं की, बल्कि उसने मीरा के अस्तित्व के उस सामाजिक ढांचे को ही गिरा दिया जिस पर वो टिकी थी। मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि वो शांत और सीधा दिखने वाला आर्यन इतना गहरा वार करेगा। तुमने ये क्यों किया आर्यन? तुम तो कहते थे कि तुम मेरी इज्जत बचाओगे, मीरा चीख पड़ी। आर्यन ने दरवाजे की कुंडी घुमाई और ठंडे लहजे में बोला, इज्जत उनकी बचाई जाती है जिनमें शर्म बाकी हो। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरे धैर्य की परीक्षा ली। मैंने तुम्हें चुप रहकर सुधरने के 100 मौके दिए, लेकिन तुमने हर मौके को मेरी कमजोरी समझा। अब तुम आजाद हो, समीर के पास जाने के लिए भी और अपनी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए भी। आर्यन ने घर की चाबियां वही पायदान पर फेंक दी। उसने एक आखिरी बार घर के उस बंद कमरे की तरफ देखा जिसे उसने कभी बच्चों के लिए सजाने का सपना देखा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई, लेकिन अगले ही पल वो पत्थर की तरह कठोर हो गया। इस घर में अब तुम रहो या तुम्हारी तन्हाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी यादें भी यहीं छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मेरा नया जीवन इन गंदगी भरी यादों का बोझ नहीं ढो सकता। आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मीरा वहीं चौखट पर गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने उसे सिर्फ छोड़ा नहीं है, बल्कि उसने उसे जिंदा लाश बना दिया है। जैसे ही आर्यन की कार की आवाज दूर हुई, घर के अंदर का सन्नाटा और भी भयानक हो गया। मीरा ने अपना फोन उठाकर देखा। वहां उसके ऑफिस के सहकर्मियों, उसके पिता और उसके रिश्तेदारों के दर्जनों मैसेज और कॉल थे। हर कोई उससे सवाल पूछ रहा था, हर कोई उसे धिक्कार रहा था। समीर का फोन भी बंद आ रहा था, क्योंकि वो खुद अपनी साख बचाने के लिए कहीं छुप गया था। आर्यन ने अपनी चुप्पी का ऐसा हिसाब लिया था कि मीरा के पास अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसे वो साइकोलॉजिकल पैटर्न अब समझ आया। आर्यन ने उसे पहले खुद की नजरों में गिराया, फिर उसके अपनों की नजरों में, और अंत में उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। आर्यन हमेशा के लिए जा चुका था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि उसका बदला पूरा हो चुका है। उसका बदला खून खराबे वाला नहीं था, बल्कि रूह को छलनी कर देने वाला एक खामोश और खतरनाक प्रहार था। मीरा उस खाली घर में अकेली खड़ी थी, जहां अब सिर्फ उसके झूठ की गूंज बची थी। वो कमरा, वो सोफा, वो किचन, हर चीज उसे आर्यन की याद दिला रही थी और उसे धिक्कार रही थी। आर्यन ने उसे एक ऐसी सजा दी थी जिससे मौत भी बेहतर लगती है। उसने उसे अपनी ही नजरों का कैदी बनाकर हमेशा के लिए एक ऐसी अंधेरी गली में छोड़ दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। भाग 11, नई दिशा और एक अनपेक्षित मुलाकात। आर्यन ने शहर छोड़ दिया था। उसने अपना फोन बंद कर दिया और उन सभी रास्तों से नाता तोड़ लिया जो उसे पुराने जख्मों की याद दिलाते थे। वो एक नए शहर में आ गया था जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसके पास अनुभव था और डेटा एनालिटिक्स की गहरी समझ थी, इसलिए उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट की नौकरी मिल गई। आर्यन के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि खुद को फिर से खोजने का एक जरिया था। वो दिन रात काम में डूबा रहता ताकि उसके दिमाग में मीरा के धोखे की परछाइयां ना आ सके। वो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और गंभीर हो गया था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल उस इंसान में होती है जिसने सब कुछ खोकर फिर से खड़े होने का साहस जुटाया हो। ऑफिस में आर्यन का काम देखकर हर कोई हैरान था। वो पेचीदा से पेचीदा डेटा को चुटकियों में सुलझा देता था। एक दिन ऑफिस में हलचल मच गई। खबर आई कि कंपनी की मुख्य निवेशक और देश की जानी मानी अरबती बिजनेस वुमन अवनी मल्होत्रा अचानक ऑफिस के दौरे पर आ रही है। अवनी केवल अपनी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने सख्त अनुशासन और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। पूरे दफ्तर में लोग घबराए हुए थे, लेकिन आर्यन अपनी डेस्क पर बैठा शांत मन से अपनी फाइल्स चेक कर रहा था।
उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है, उसके लिए अब केवल काम ही उसका एकमात्र सहारा था। दोपहर के वक्त जब अवनी मल्होत्रा अपनी टीम के साथ फ्लोर पर आई तो सबकी निगाहें उन पर टिक गई। वो सादगी और शक्ति का एक अद्भुत मिश्रण थी। उन्होंने हर डिपार्टमेंट का मुआयना किया और फिर सीधे आर्यन की डेस्क के पास आकर रुक गई। आर्यन खड़ा हुआ और बहुत ही शालीनता से उन्हें ग्रीट किया। अवनी ने उसकी स्क्रीन पर चल रहे एक जटिल ग्राफ को देखा और पूछा कि यह क्या है। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही सरल भाषा में उस डेटा का विश्लेषण समझाया। अवनी उसकी स्पष्टता और आत्मविश्वास से काफी प्रभावित दिखी। उन्होंने आर्यन की आंखों में देखा और वहां एक गहरा सन्नाटा पाया जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। अगले दिन आर्यन को अचानक अवनी के केबिन में बुलाया गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती ने उसे व्यक्तिगत रूप से क्यों बुलाया है। जब वो अंदर पहुंचा तो अवनी ने उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने कुछ देर तक आर्यन को गौर से देखा और फिर कहा कि मुझे तुम्हारी वर्किंग स्टाइल बहुत पसंद आई है। तुम्हारी फाइल्स कहती है कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कहती है कि तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हो। आर्यन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अवनी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मैं अपनी एक नई स्टार्टअप कंपनी के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश में हूं। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? यह आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वो अब किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहता था। उसने अवनी से पूछा कि आपने मुझे ही क्यों चुना? अवनी मुस्कुराई और बोली कि क्योंकि मैंने देखा है कि तुम भीड़ में भी अकेले रहना जानते हो। जो इंसान खुद के साथ रह सकता है वो कभी किसी और को धोखा नहीं दे सकता। आर्यन को अवनी की बातों में एक अलग तरह की समझदारी महसूस हुई। उसे लगा कि अवनी भी शायद किसी न किसी मोड़ पर धोखे या अकेलेपन से गुजरी है। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता सा बनने लगा, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों पर नहीं बल्कि एक दूसरे के व्यक्तित्व की समझ पर टिका था। आर्यन ने अवनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि अवनी का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुका था। वे अक्सर देर रात तक ऑफिस में प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते। अवनी ने आर्यन के जीवन में एक स्थिरता ला दी थी। वो अमीर थी, ताकतवर थी, लेकिन आर्यन के सामने वो सिर्फ एक ऐसी महिला थी जो प्रतिभा की कद्र करना जानती थी। आर्यन को महसूस होने लगा कि जिंदगी हमेशा सजा नहीं देती। कभी कभी वो आपको ऐसे लोगों से भी मिलाती है जो आपके बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने में आपकी मदद करते हैं। हालांकि उसके दिल के एक कोने में अभी भी वो घाव था, लेकिन अवनी की मौजूदगी उसे उस घाव से लड़ने की ताकत दे रही थी। एक शाम ऑफिस की छत पर कॉफी पीते हुए अवनी ने आर्यन से उसके अतीत के बारे में पूछा। आर्यन ने पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोला और मीरा के उस धोखे की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी खामोशी को हथियार बनाया और कैसे उसने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अवनी उसकी कहानी सुनकर खामोश रही। उन्होंने बस इतना कहा कि आर्यन, तुमने जो किया वो बदला नहीं था, वो तुम्हारा न्याय था, और न्याय कभी गलत नहीं होता। अवनी की इस बात ने आर्यन के मन से उस आखिरी बोझ को भी हटा दिया जो उसे अपराधी महसूस करा रहा था। उसे समझ आया कि एक अरबती महिला होने के बावजूद अवनी के अंदर भी एक कोमल हृदय है जो सच और झूठ के बीच के फर्क को समझता है। आर्यन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। जहां मीरा ने उसे धोखे और अपमान की आग में झोंक दिया था, वही अवनी उसे सम्मान और सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। आर्यन को अब एहसास हुआ कि उसने मीरा को छोड़कर कोई गलती नहीं की थी। अगर वो उस अंधेरे घर में रहता तो कभी इस नई रोशनी को नहीं देख पाता। उसकी जिंदगी का साइकोलॉजिकल पैटर्न अब बदल रहा था। डर और निगरानी की जगह अब विश्वास और सम्मान ले रहे थे। वो अब उस खामोश खिलाड़ी से एक सफल योद्धा बन चुका था जिसकी ढाल अवनी जैसी ताकतवर महिला का साथ था।
आर्यन को पता था कि सफर अभी लंबा है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। भाग 12, धोखे की कीमत और समीर का असली चेहरा। आर्यन के जाने के बाद मीरा की जिंदगी एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में गिर गई थी जिसका कोई अंत नहीं था। उसे लगा था कि आर्यन के जाने के बाद वो समीर के साथ एक नई और आजाद जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। समीर, जो अब तक मीरा के सामने एक प्यार करने वाले और केयरिंग इंसान का नाटक कर रहा था, आर्यन के जाते ही पूरी तरह बदल गया। जैसे ही मीरा के ऑफिस और परिवार में उसकी बदनामी हुई, समीर को लगने लगा कि अब मीरा उसके लिए किसी काम की नहीं रही। वो मीरा का सहारा बनने के बजाय उसके लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया। समीर ने मीरा को अपने एक छोटे से फ्लैट में रहने के लिए मजबूर किया। अब वहां वह राजकुमारी वाली जिंदगी नहीं थी जो वो आर्यन के साथ जीती थी। समीर का व्यवहार अब हिंसक और अपमानजनक होने लगा था। वो हर बात पर मीरा को ताने मारता कि उसकी वजह से उसकी भी बदनामी हो रही है। मनोविज्ञान के अनुसार समीर जैसे लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें सामने वाले से कोई फायदा मिल रहा हो। जैसे ही मीरा की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्यन द्वारा दी गई सुख सुविधाएं खत्म हुई, समीर का प्यार नफरत और प्रताड़ना में बदल गया। वो अक्सर मीरा पर चिल्लाता और उसे एहसास कराता कि वो कितनी गिरी हुई औरत है। एक रात समीर नशे में धुत होकर घर आया। उसने मीरा को बालों से पकड़कर सोफे से नीचे गिरा दिया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे शादी करूंगा? एक ऐसी औरत से जो अपने वफादार पति को धोखा दे सकती है, वो कल मुझे भी छोड़ सकती है, समीर ने हंसते हुए कहा। मीरा जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। उसे उस वक्त आर्यन की वो शांत मुस्कान याद आई। आर्यन ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उसे अब समझ आ रहा था कि जिसे वो आर्यन की कमजोरी समझती थी, वो दरअसल उसकी शराफत थी। समीर की हर गाली मीरा के कानों में आर्यन की उस चेतावनी की तरह गूंज रही थी जिसे उसने अनसुना कर दिया था। समीर ने मीरा से पैसे मांगना शुरू कर दिया। जो पैसे मीरा ने जॉइंट अकाउंट से निकाले थे, समीर उन्हें जुए और शराब में उड़ाने लगा। जब मीरा ने मना किया तो उसने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो उसे धमकी देता कि वो उसके बचे कुचे सम्मान को भी मिट्टी में मिला देगा। मीरा अब अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई थी। समीर ने उसका फोन छीन लिया था और उसे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। वो दिन भर कमरे में बंद रहती और अपनी उन गलतियों को याद करती जिन्होंने उसे इस हाल में पहुंचाया था। ये आइसोलेशन मीरा को अंदर से तोड़ रहा था। प्रताड़ना का सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। समीर अब मीरा को आर्यन के नाम से चिढ़ाने लगा था। वो कहता, तुम्हारा वो पति बहुत समझदार था, उसने तुम्हें सही वक्त पर कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया, कम से कम उसने तुम्हारा बोझ तो नहीं ढोया। ये बातें मीरा के कलेजे में सुई की तरह चुभती थी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया था। समीर का प्यार सिर्फ एक छलावा था, एक सोची समझी साजिश थी ताकि वो आर्यन की संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन जब आर्यन ने सब कुछ खत्म कर दिया तो समीर का असली और डरावना चेहरा सामने आ गया। मीरा को अब रात रात भर नींद नहीं आती थी। उसे डर लगता था कि समीर उसे मार डालेगा। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन समीर की निगरानी इतनी सख्त थी कि वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाती थी। वो अक्सर आईने में अपना चेहरा देखती, वो चेहरा जो कभी मुस्कुराहटों से भरा रहता था, अब चोट के निशानों और आंसुओं से धुंधला हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये उसका कर्म है। उसने जो दुख आर्यन को दिया था, कुदरत वही दुख उसे समीर के जरिए वापस दे रही थी। ये एक अंतहीन मानसिक और शारीरिक टॉर्चर था जिसने मीरा की आत्मा को कुचल कर रख दिया था। एक दिन समीर ने मीरा को धक्का देकर किचन में गिरा दिया और कहा कि अगर उसने अपनी मां से और पैसे नहीं मांगे तो वो उसे जान से मार देगा।
मीरा उस वक्त फर्श पर पड़ी पड़ी बस ऊपर वाले से मौत की दुआ मांग रही थी। उसे उस वक्त आर्यन के वे शब्द याद आए, झूठ बोलना एक कला है, लेकिन सच को छुपाना एक बोझ है। आज वो उस बोझ के नीचे दबी जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने उसे घर से निकालकर उसे आजाद नहीं किया था, बल्कि उसने उसे उसकी अपनी पसंद के नर्क में छोड़ दिया था। समीर की प्रताड़ना और मीरा का गिल्ट मिलकर उसे एक ऐसी मौत दे रहे थे जो रोज आती थी, लेकिन उसे कभी खत्म नहीं करती थी। भाग तेरा, खामोश मरहम और धीरे पनपता विश्वास। आर्यन और अवनी की साझेदारी अब केवल फाइलों और बिजनेस मीटिंग्स तक सीमित नहीं रही थी। उनके बीच एक ऐसी समझदारी विकसित होने लगी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। आर्यन की जिंदगी में जो सन्नाटा मीरा ने पैदा किया था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था। लेकिन यह कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया हो। आर्यन आज भी किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता था। अवनी इस बात को समझती थी। उन्होंने कभी आर्यन पर अपनी भावनाओं को नहीं थोपा। वो जानती थी कि एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ने के लिए प्यार से ज्यादा सम्मान और धैर्य की जरूरत होती है। ऑफिस की व्यस्तता के बीच अवनी अक्सर आर्यन के लिए छोटी छोटी चीजें करती थी। कभी उसकी पसंद की ब्लैक कॉफी बिना मांगे उसकी डेस्क पर रख देना, तो कभी किसी प्रोजेक्ट की सफलता पर उसे श्रेय देना। आर्यन ने गौर किया कि अवनी उसे कभी बेचारा महसूस नहीं कराती थी। उनके मन में आर्यन के अतीत के प्रति सहानुभूति जरूर थी, लेकिन वो उसे उसकी कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। आर्यन को अवनी का यह अंदाज बहुत पसंद आता था। उसे महसूस होने लगा था कि अवनी के साथ बिताया गया वक्त उसे शांत कर रहा है। वो अब घर जाने की जल्दबाजी नहीं करता था, क्योंकि उस आलीशान फ्लैट की दीवारों से ज्यादा उसे अवनी के साथ बिताए गए वे ऑफिस के आखिरी 2 घंटे ज्यादा सुकून देते थे। एक शाम शहर में भारी बारिश हो रही थी। ऑफिस की कांच की खिड़कियों पर गिरती बूंदें एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी। आर्यन और अवनी एक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग को लेकर चर्चा कर रहे थे। अचानक बिजली कड़कने से ऑफिस की लाइटें चली गई। कुछ पलों के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन को अचानक उस रात की याद आ गई जब मीरा ने उसे पहली बार धोखा दिया था। उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। अवनी ने अंधेरे में भी आर्यन की बेचैनी को महसूस कर लिया। उन्होंने चुपचाप अपना हाथ आर्यन के हाथ पर रखा। उनकी छुअन में कोई लालच नहीं था, बस एक आश्वासन था कि मैं यहां हूं। आर्यन ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसे अवनी की हथेलियों की गर्माहट में एक सुरक्षा महसूस हुई। कुछ मिनटों बाद जब लाइट आई तो अवनी ने बहुत ही सहजता से अपना हाथ हटा लिया और मुस्कुराकर कहा कि चलो अब कॉफी पीते हैं। उस रात आर्यन को एहसास हुआ कि प्यार केवल बड़े वादों और दिखावे का नाम नहीं है। प्यार वो खामोश एहसास है जो आपको तब संभाल लेता है जब आप गिर रहे होते हैं। आर्यन ने पहली बार अवनी को एक बिजनेस पार्टनर की नजर से हटाकर एक स्त्री की नजर से देखा। उसने देखा कि अवनी की आंखों में वही गहराई है जो उसने कभी अपनी आंखों में महसूस की थी। एक अधूरापन जिसे वे दोनों मिलकर शायद पूरा कर सकते थे। महीने बीतते गए और उनका रिश्ता एक नई शक्ल लेने लगा। यह कोई फिल्मी रोमांस नहीं था जहां अचानक फूल बरसने लगते हैं। ये 2 परिपक्व लोगों का साथ था जो एक दूसरे की खामोशियों को पढ़ना सीख रहे थे। आर्यन अब अवनी के लिए फूल लाने लगा था और अवनी अब आर्यन के साथ अपने बचपन की बातें शेयर करने लगी थी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी कमजोरियां दिखाई, अपने डर साझा किए और अपनी असफलताओं पर बात की। मनोविज्ञान कहता है कि जब 2 लोग अपनी कमजोरियों को एक दूसरे के सामने जाहिर करने लगते हैं तो उनके बीच का बंधन किसी भी बाहरी आकर्षण से ज्यादा मजबूत हो जाता है। आर्यन को अब लगने लगा था कि मीरा का वो काला अध्याय उसकी जिंदगी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता था। अगर वो उस दर्द से नहीं गुजरता तो वो कभी अवनी की इस सादगी और गहराई को नहीं समझ पाता। अवनी ने उसे सिखाया
कि भरोसा करना जोखिम भरा जरूर है, लेकिन भरोसे के बिना जिंदगी जीना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने आर्यन के मन के उस कमरे को फिर से खोल दिया था जिसे उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन इस बार उस कमरे में डर और जासूसी के कैमरे नहीं थे, बल्कि वहां आपसी सम्मान और धीरे धीरे पनपता हुआ प्यार था। एक दिन ऑफिस से घर जाते वक्त आर्यन ने अवनी का हाथ थाम लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखता रहा। अवनी की आंखों में एक चमक आई और उन्होंने अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिका दिया। उस पल आर्यन को लगा कि उसके जीवन का सबसे कठिन दौर अब खत्म हो चुका है। उसे वो न्याय मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, बदले के रूप में नहीं, बल्कि एक नए और सच्चे जीवन साथी के रूप में। यह प्यार रातों रात नहीं जागा था। यह तो उस ठंडी राख के नीचे दबी एक चिंगारी थी जिसे अवनी के धैर्य ने धीरे धीरे हवा दी और एक सुनहरी रोशनी में बदल दिया था। आर्यन अब आजाद था, अपने अतीत से भी और अपने अकेलेपन से भी। भाग 14, कर्मों का हिसाब और तकदीर का फैसला। महीनों बाद आर्यन और अवनी का रिश्ता अब एक ऐसी मजबूत डोर बन चुका था जिसे तोड़ने की ताकत किसी में नहीं थी। आर्यन की आंखों में अब वो पुराना सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां एक नई उमंग और शांति बसती थी। उन्होंने तय किया कि वे अपने इस रिश्ते को एक नाम देंगे। अवनी के आलीशान विला में एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी गई थी जहां उनके करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर मौजूद थे। आर्यन ने गहरे नीले रंग का सूट पहना था और अवनी लाल रंग की साड़ी में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। जब आर्यन ने सबके सामने अवनी का हाथ थामा और उसे अंगूठी पहनाई तो वहां मौजूद हर शख्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। यह आर्यन के लिए सिर्फ एक सगाई नहीं थी, बल्कि उसके आत्मसम्मान की जीत थी। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। उसी शहर के एक दूसरे कोने में एक तंग और बदबूदार गली के कमरे में मीरा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। समीर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। मीरा के पास न तो अब पैसे बचे थे और न ही वो खूबसूरती जिस पर उसे कभी गुमान था। समीर अब अक्सर गायब रहता और जब आता तो केवल मीरा को प्रताड़ित करने के लिए। उस शाम भी समीर ने मीरा को बुरी तरह पीटा था क्योंकि उसने अपनी मां से और पैसे मांगने से मना कर दिया था। मीरा फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी रूह में अब और दर्द सहने की ताकत नहीं बची थी। वो रेंगते हुए खिड़की तक पहुंची और बाहर की दुनिया को देखने लगी जो उसे अब एक बेगाना सपना लगती थी। अचानक मीरा की नजर मेज पर पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। उस अखबार के बिजनेस पेज पर एक बड़ी सी फोटो थी, आर्यन और अवनी मल्होत्रा की। फोटो में आर्यन मुस्कुरा रहा था और अवनी का हाथ थामे हुए था। नीचे हेडलाइन लिखी थी, बिजनेस जगत की नई पावरफुल जोड़ी। मीरा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जिस आर्यन को उसने बेचारा समझकर छोड़ दिया था, वो आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। और वो खुद, जो खुद को बहुत चालाक समझती थी, आज एक ऐसे दरिंदे के चंगुल में थी जो उसे रोज मारता था। मनोविज्ञान में इसे रिग्रेट सिंड्रोम कहते हैं, जहां इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधारने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। मीरा को उस वक्त अपनी और आर्यन की शादी का वो दिन याद आया जब उसने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे। उसने वादा किया था कि वो हर सुख दुख में साथ रहेगी, लेकिन उसने तो सुख के लालच में दुख की ऐसी खाई खोद ली थी जिससे निकलना नामुमकिन था। उसे अपनी कोख का वो खालीपन फिर से महसूस हुआ। उसे लगा कि काश उसने आर्यन की बात मान ली होती, काश उसने उस रिश्ते को वक्त दिया होता। उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने उसे जो सजा दी थी वो शारीरिक नहीं थी। उसने उसे उसके अपने ही कर्मों के आईने में खड़ा कर दिया था। मीरा का दर्द अब केवल शारीरिक नहीं था, वो एक मानसिक प्रताड़ना बन चुका था जो उसे तिल तिल मार रहा था। उसी वक्त समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने मीरा के हाथ में वो अखबार देखा और जोर से हंसा।
देख रही हो अपने पुराने पति को? वो तो किसी राजकुमारी के साथ ऐश कर रहा है और तुम यहां मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। समीर ने उसे धक्का देते हुए कहा। मीरा ने पहली बार पलटकर समीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरी नफरत और वैराग्य था। उसने समझ लिया था कि समीर जैसे लोग केवल दूसरों की बर्बादी पर पलते हैं। उसने महसूस किया कि आर्यन ने उसे समीर के पास छोड़कर सबसे बड़ी सजा दी थी, क्योंकि आर्यन जानता था कि समीर ही मीरा का असली नरक साबित होगा। रात के सन्नाटे में मीरा ने अपनी डायरी निकाली जो उसने छुप कर रखी थी। उसने उसमें आखिरी शब्द लिखे, आर्यन, तुम सही थे। खामोशी वाकई सबसे बड़ा हथियार होती है। तुमने कुछ नहीं किया, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया, और वही मेरी सबसे बड़ी मौत बन गई। मीरा को अब अपनी हर सांस एक बोझ लग रही थी। वो उस कमरे की दीवारों को देखती तो उसे आर्यन की दी हुई चेतावनी याद आती। उसे अब समझ आ रहा था कि प्यार में मिला धोखा केवल एक इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि वो पूरे अस्तित्व को खत्म कर देता है। आर्यन ने अपनी नई दुनिया बसा ली थी, लेकिन मीरा आज भी उसी पुरानी आग में जल रही थी जिसे उसने खुद जलाया था। कहानी का यह मोड़ न्याय की उस पराकाष्ठा को दिखाता है जहां अपराधी को जेल की सलाखों की जरूरत नहीं पड़ती। मीरा अपनी ही यादों और अपने ही फैसलों की कैदी बन चुकी थी। आर्यन की सफलता और उसकी खुशी मीरा के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर थी। वो जितनी बार आर्यन की मुस्कुराहट को उस अखबार की फोटो में देखती, उतना ही ज्यादा उसे अपनी जिंदगी से नफरत होती। कर्मों का हिसाब हो चुका था। आर्यन अब उस ऊंचाई पर था जहां से मीरा की चीखें भी उसे सुनाई नहीं दे सकती थी, और मीरा उस गहराई में थी जहां से उसे अब केवल अंधेरा ही नजर आता था। यह दर्द अब उसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। भाग 15, अंतिम हिसाब और नई भोर। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और अंततः वो दिन आ ही गया जब हर राज को बेपर्दा होना था और हर कहानी को अपने अंजाम तक पहुंचना था। आर्यन और अवनी अब न केवल बिजनेस पार्टनर थे, बल्कि उन्होंने एक सादे समारोह में शादी कर ली थी। उनके जीवन में वो स्थिरता और सम्मान था जिसकी आर्यन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आर्यन ने अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे एक सबक की तरह अपनी आत्मा में बसा लिया था। उसे अब मीरा से नफरत नहीं थी, क्योंकि नफरत भी एक गहरा रिश्ता होती है। उसे अब मीरा के प्रति केवल वैराग्य और उदासीनता महसूस होती थी। वो समझ चुका था कि किसी को माफ कर देना खुद की शांति के लिए जरूरी है, लेकिन उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह देना मूर्खता है। दूसरी ओर मीरा की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। समीर ने न केवल उसके सारे पैसे लुटा दिए थे, बल्कि एक दिन वो उसे कर्ज के बोझ तले छोड़कर कहीं फरार हो गया। मीरा के पास न तो रहने को घर था और न ही कोई सहारा। वो उसी शहर की सड़कों पर एक साए की तरह भटक रही थी, जहां कभी वो रानी की तरह रहती थी। उसे अब अपनी पुरानी सहेलियों या रिश्तेदारों के पास जाने में शर्म आती थी, क्योंकि आर्यन ने जो सच सबके सामने रखा था, उसने उसके लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो अब एक ऐसी मानसिक स्थिति में थी जहां उसे अपने आसपास के हर इंसान में आर्यन का चेहरा नजर आता था, जो चुपचाप उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक दिन मीरा की हिम्मत पूरी तरह टूट गई और वो उसी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने जा खड़ी हुई जहां आर्यन और अवनी का साम्राज्य था। वो दूर से आर्यन को अपनी महंगी कार से उतरते हुए देख रही थी। आर्यन के साथ अवनी थी और दोनों के चेहरों पर एक ऐसा संतोष था जो केवल एक सच्चे रिश्ते में मिलता है। मीरा का मन किया कि वो दौड़कर आर्यन के पैरों में गिर जाए और अपनी सारी प्रताड़ना की दास्तान सुना दे, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसने रुककर खुद को देखा। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में छाई हुई वो बेबसी। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास आर्यन को देने के लिए केवल अपनी बर्बादी के किस्से हैं, और आर्यन अब उन किस्सों से बहुत आगे निकल चुका है।
तभी आर्यन की नजर अचानक भीड़ में खड़ी मीरा पर पड़ी। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। मीरा को लगा कि शायद आर्यन अब चिल्लाएगा या उसे वहां से भगाने के लिए कहेगा, लेकिन आर्यन ने जो किया उसने मीरा को अंदर तक हिला दिया। आर्यन ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और पास खड़े एक गार्ड को दिया। उसने गार्ड को मीरा की तरफ इशारा किया और खुद अवनी का हाथ पकड़कर बिल्डिंग के अंदर चला गया। गार्ड मीरा के पास आया और उसे वह लिफाफा पकड़ा दिया। मीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें कुछ पैसे थे और एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, यह तुम्हारे इलाज और नई शुरुआत के लिए है। अब मेरे पास देने के लिए न तो नफरत बची है और न ही यादें। खुश रहो। आर्यन का यह आखिरी प्रहार सबसे घातक था। उसने पैसे देकर मीरा को यह एहसास करा दिया कि वो अब उसके लिए केवल एक चैरिटी या दया का पात्र बन चुकी है। मीरा उस लिफाफे को छाती से लगाकर वहीं सड़क पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि आर्यन ने उसे पूरी तरह से भुला दिया है और एक इंसान के लिए दूसरे की यादों से मिट जाना ही सबसे बड़ी मौत होती है। आर्यन ने बदला नहीं लिया। उसने बस मीरा को उसकी औकात और उसके कर्मों के साथ अकेला छोड़ दिया। यही वो मनोवैज्ञानिक अंत था जहां पीड़ित अब विजेता बन चुका था और अपराधी अपनी ही नजरों में मर चुका था। कुछ सालों बाद आर्यन और अवनी के घर में एक छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। वो कमरा जो कभी खाली और उदास रहता था अब खिलौनों और खुशियों से भरा था। आर्यन ने अपनी संतान को वही पारदर्शिता और ईमानदारी सिखाई जिसकी नींव उसने अवनी के साथ रखी थी। उसने अपने बेटे की आंखों में देखते हुए महसूस किया कि जिंदगी ने उसे वो सब वापस दे दिया है जो मीरा ने उससे छीना था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। आर्यन ने अपने बीते हुए कल को एक बंद किताब की तरह अलमारी के सबसे निचले हिस्से में रख दिया था, जिसे अब दोबारा खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। कहानी का अंत किसी बदले की आग में नहीं, बल्कि एक शांत न्याय और नई शुरुआत में हुआ। मीरा ने उन पैसों से एक छोटे से आश्रम में शरण ली और अपनी बाकी जिंदगी प्रायश्चित में गुजारने का फैसला किया। उसने समझ लिया था कि विश्वासघात का फल हमेशा कड़वा होता है, चाहे उसे चखने में कितना भी समय क्यों न लगे। वही आर्यन ने साबित कर दिया कि अगर आप सच्चे हैं और आपके अंदर धैर्य है तो वक्त खुद आपके लिए न्याय की राह चुन लेता है। यह कहानी एक सबक थी कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं। अगर एक बार टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश में केवल हाथ लहूलुहान होते हैं। आर्यन अब अपने नए भविष्य की ओर बढ़ चुका था, जहां केवल उजाला ही उजाला था।